नमस्कार, मैं हूं विकेश शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। इस वेबिनार में हम बात करते हैं आपकी जिंदगी से जुड़े सीधे मुद्दों की, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या फिर आपकी वेल्थ। आज भी हम बात कर रहे हैं आपकी वेल्थ की। हम बात करेंगे कितना जरूरी होता है हमारे लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग करना, क्योंकि हमारी वर्तमान में की गई सही फाइनेंशियल प्लानिंग हमको भविष्य में सिक्योर करती है। निश्चित ही हम सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सेविंग्स जरूर करते हैं, मगर बड़ा सवाल होता है कि उस सेविंग का सही इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए, कब किया जाए, कितना किया जाए और कैसे किया जाए। ये सारे डाउट्स हम सभी के मन में आते हैं। आज इन सभी डाउट्स को दूर करेंगे हमारे इस खास वेबिनार में, और इसके लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं। हम पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं गजल जैन। गजल जी फंड मैनेजर हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में। उनका एक रिच एक्सपीरियंस है फाइनेंस की दुनिया में। गजल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपने व्यूवर्स से कहना चाहेंगे कि ये वेबिनार उनके लिए अहम होने वाला है, क्योंकि हम बात उनकी सेविंग्स की कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट की कर रहे हैं, उनकी उस कमाई की कर रहे हैं जो उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाई है। इसलिए इस वेबिनार में बने रहिए, अपने सारे डाउट्स दूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं वेबिनार। गजल जी, पहला एक बेसिक सवाल सभी के मन में आता है कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत क्यों होती है। तो आप इसको प्लीज डिस्क्राइब करें। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि बचत हम लोग सब करते हैं। जिस तरह से इंडियन कल्चर है, हमने बचपन से सीखा है कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए, बचत करना चाहिए। तो पर बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि बस बचत स्टेज पे ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म हो जाती है। वो सिर्फ स्टेप 1 है। स्टेप 2 है उस बचत को सही तरीके से काम पे लगाना या उसे निवेश करना। और ये निवेश क्यों जरूरी है? क्यों? नंबर 1, अपने गोल्स, लाइफ में जो गोल्स हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, बच्चों की शादी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, या अपनी खुद की रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करनी हो, इन गोल्स को अचीव करने के लिए ये निवेश काम आता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो क्यों काम आती है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ये हम सब जानते हैं। चाहे वो घर में कोई अनटाइमली डेथ हो, किसी तरह की बीमारी आ जाए, या अपनी जॉब छूट जाए, तो इन तरह के अप्स एंड डाउन्स के लिए भी एक फाइनेंशियल बैकअप जब होता है, तो वहीं ये फाइनेंशियल प्लानिंग अगर जिन्होंने की है वो काम आती है। थैंक यू। दूसरा सवाल हमारा यही है कि इसकी आइडियल स्टेज क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से की जानी चाहिए। अम, तो मैंने ये, मेरे हिसाब से ये 5 स्टेप्स हैं, जिसके थ्रू एक सिंप्लीफाई हो सकता है ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस। नंबर 1 स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे अपने अपन ने कोविड में देखा कि बहुत लोगों की जॉब्स चली गई, या फिर लोग बीमार पड़ गए और उन्हें सडनली बहुत ही पैसे की जरूरत पड़ी। इस समय में जिन लोगों के पास एक इमरजेंसी फंड था, इमरजेंसी फंड मतलब 6 से 8 या 6 से 12 महीने के आपके मंथली खर्चों को आप एक सेफ जगह पे रखें। चाहे वो बैंक सेविंग्स अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड के लिक्विड फंड्स हो, जहां पे वो मनी आपके लिए सेफ रहे और लिक्विड रहे, कि आपको जब भी उसकी जरूरत पड़े कोई इमरजेंसी में, वो आप निकाल सके। तो मेरे हिसाब से वो स्टेप 1 रहता है। स्टेप 2 ये रहेगा कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम सब के लाइफ में फाइनेंशियल गोल्स रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पहले आप आइडेंटिफाई करें कि आपके कौन से फाइनेंशियल गोल्स हैं। उसके बाद वो गोल्स कब आने वाले हैं। जैसे कि कोई वेकेशन के लिए जाना हो तो हो सकता है 8 से 12 महीने में वो वेकेशन आपको लेना हो, या घर खरीदना हो तो शायद 5 साल में लेना हो, या बच्चों की शादी करानी हो तो उसके लिए शायद 20 साल का एक टाइम फ्रेम हो आपके पास। तो जब हम गोल्स को डिफाइन करते हैं और उनको एक टाइम फ्रेम देते हैं, उसके बाद हम उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं और फिर उनकी तरफ अच्छे से बढ़ सकते हैं। स्टेप 3 मैं ये कहूंगी, जैसे आपने ये डिफाइन कर दिए गोल्स, अब क्या करना चाहिए। ये तो हमें सबको मालूम है कि बचत करनी है, सेविंग्स करनी है। पर यूजुअली जो प्रोसेस हम लोग सब अडॉप्ट करते हैं कि अपनी मंथ की इनकम आई, जो भी खर्चे थे, जो भी इंपॉर्टेंट खर्चे हैं, चाहे बच्चों की पढ़ाई का हो, घर का सामान हो, वो सब होने के बाद जो बचता है हम उसे बचत कहते हैं। मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये एक छोटा सा ट्वीक आप करें।
कि जब आपका मंथली पेचेक आए, आप सबसे पहले एक डिफाइंड अमाउंट साइड पे रख दीजिए, वो आपकी बचत होगी। और उसके बाद जो बचे उसमें से अपने एक्सपेंसेस करें। इससे क्या होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा या फ्रिविलियस या जो वेस्टेज वाले एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाते हैं, और आप सबसे पहले अपने अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की तरफ आप एक स्टेप लेते हैं जब पहले बचत करें और फिर उसमें से खर्चा करें। मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारी नई जॉब है, या अभी तो सैलरी कम है, अभी तो बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं है सैलरी में से। जब मैं थोड़ा और कमाने लग जाऊंगा या जब मेरी सैलरी इतना इतना बढ़ जाएगी तब मैं सेविंग शुरू करूंगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। सेविंग जितनी जल्दी शुरू करी जाए उतना बेटर है। उसके लिए अगर आप स्क्रीन पे देखिए, हमने एक एग्जाम्पल भी दिया है। यहाँ दो जन हैं। एक ने 45 के एज पे इन्वेस्टिंग शुरू किया, निवेश शुरू किया, और एक ने 30 के एज पे। और उन दोनों ने टोटल अमाउंट जो धीरे धीरे डाला ओवर द इयर्स रिटायरमेंट तक, वो सेम था, 18 लाख। बट दोनों के फाइनल कॉर्पस में, मतलब फाइनल पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं कितना फर्क था। एक तरफ सिर्फ 40 लाख के आसपास और एक तरफ 1 करोड़ प्लस। तो ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस इसलिए था कि एक ने एज 30 पे स्टार्ट किया और एक ने एज 45। विच मीन्स 30 पे जिसने स्टार्ट किया उसको 30 साल मिले अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए। वेर जिसने 45 पे स्टार्ट किया उसको सिर्फ 15 साल मिले 60 की एज तक। तो इस टाइम से इतना फर्क पड़ जाता है कि ये हम लोग समझ नहीं पाते हैं। बट एवरी डे, एवरी मिनट इज इम्पोर्टेंट, एंड सबसे जरूरी है कि आप आज सेविंग या बचत अपनी शुरू करें। फोर्थ स्टेप इस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस में है कि हमने सेविंग तो शुरू कर दी, हमने गोल्स अपने डिसाइड कर लिए, अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें। एसेट क्लासेस या इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स बहुत है आज मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट्स हो, चाहे वो बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स हो, चाहे वो सोना हो। ऑप्शंस बहुत है, बट कैसे अपन चूज कर सकते हैं। अब इस चार्ट में अगर आप देखें, आप बिल्कुल राइट हैंड साइड पे अगर देखें तो देखेंगे कि हर साल 1990 से 2020, ये 30 ईयर पीरियड में इन्फ्लेशन अराउंड 6% के आसपास से बढ़ा है, 10% के आसपास से बढ़ा है। और गोल्ड इसी समय में हर साल अराउंड 9% के आसपास से बढ़ा है। स्टॉक मार्केट्स, बीएससी सेंसेक्स अराउंड 15% के हिसाब से बढ़ा है। और फिक्स डिपॉजिट्स जो हम लोग सबका फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, वो सिर्फ 6% के हिसाब से बढ़ा है। इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, इसका मतलब ये है कि 1990 से 2020 तक हर साल अपने खर्चे यानी इन्फ्लेशन यानी महंगाई 10% से बढ़ी है। तो अगर आपने अपने पैसे कोई बैंक फिक्स डिपॉजिट में रखे होते तो वो सिर्फ 6% से बढ़ता। तो देखा जाए रियल टर्म्स में तो आप 4% से एक्चुअली आपका पैसा कम होता। ऑन दी अदर हैंड गोल्ड ने इन्फ्लेशन के आसपास दिया है। हम सब जानते हैं गोल्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट ऑफकोर्स इक्विटी मार्केट्स हैं। आप देख सकते हैं वो 15% से ग्रो है, मतलब आपकी महंगाई तो का भी उसने ध्यान रखा और उसके अलावा भी आपका पैसा ग्रो हुआ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन पिक्चर में आ जाता है, बहुत जरूरी है कि हम कुछ एलोकेशन इक्विटी, मतलब सेंसेक्स, निफ्टी, स्टॉक मार्केट, इसमें भी करें। ऑफ कोर्स अपना रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस ध्यान में रखते हुए। और लास्ट स्टेप जो मैं कहूंगी इस फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का, वो है कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। एक कॉन्सेप्ट है एसेट एलोकेशन, आपने सुना होगा। मैं वापस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ कि आपने जो आपको निवेश करना है उसको कोई भी एक एसेट क्लास में ना करें, जैसे कि सिर्फ इक्विटी मार्केट या सिर्फ सोना या सिर्फ बैंक फिक्स डिपॉजिट। क्यों? क्योंकि हर एसेट क्लास की अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सब अलग अलग टाइम पे अच्छा करते हैं। तो आप अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में ना डालें तो बेटर है, क्योंकि अगर वो बास्केट गिरता है तो आपके सारे एग्स टूट जाते हैं। तो इसमें ही होशियारी रहेगी कि अगर आपके पास एग्स हैं आप उनको 3 या 4 अलग बास्केट में डालें।
तो यही लॉजिक आपके इन्वेस्टमेंट्स और निवेश में भी एक्सटेंड होगी कि आपके जो जो पैसा है उसको अलग एसेट क्लासेस या अलग इन्वेस्टमेंट्स में डिवाइड करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो जो है ओवरऑल, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है वो कभी भी कोई एक एसेट क्लास के ऊपर नीचे से बहुत इम्पैक्ट नहीं हुए। मेरा एक एग्जाम्पल है जो मैं देती हूँ। जैसे अगर आप कोई स्ट्रीट वेंडर को देखें तो वो समर सीजन में कैप्स और गॉगल्स बेचते हैं, और मॉनसून सीजन में वो अम्ब्रेलाज बेचते हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने भी एक तरह का एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है, क्योंकि उन्हें मालूम है समर में क्या बिकता है और मॉनसून में क्या बिकता है। अगर वो पूरे साल ही छतरी बेचेगा तो उसका समर में कोई कमाई नहीं होगी। तो एसेट क्लासेस को भी आप इसी तरीके से देखें। मैं ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुकी हूँ, बट तीनों जो एसेट क्लासेस हैं मेन, डेट मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स और गोल्ड, तीनों का अपने पोर्टफोलियो में एक रोल होता है। इक्विटी, जैसे मैंने आपको बताया, इन्फ्लेशन को बीट करता है लॉन्ग टर्म में, इसलिए वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। सोना, जैसे हमें मालूम है, एक इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता है और एक डाइवर्सिफायर है। जब इक्विटी मार्केट अच्छा नहीं करती है या इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम होती है तब सोना अच्छा करता है, तो वो भी बहुत जरूरी है। और तीसरा है बॉन्ड्स या डेट मार्केट, जिसमें थोड़ी रेगुलर इनकम इंटरेस्ट के वे में हमें मिलती है, और ये थोड़ा स्टेबल एसेट क्लास है कंपेयर टू इक्विटी। तो इन तीनों का एक मिक्स अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आप रिस्क और रिटर्न को अच्छी तरह बैलेंस कर पाएंगे। यहाँ अगर आप इस चार्ट में देखें, हमने हर साल कौन से एसेट क्लास ने अच्छा किया है उसको मैप आउट किया है। तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट 2020 में जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था तब गोल्ड ने अच्छा किया था। 2021 में सेंसेक्स निफ्टी बहुत अच्छा किए और गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 2022 में, जैसे कि हम सब जानते हैं, गोल्ड ने ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स अराउंड 5-6%। तो इसका ये मतलब है कि कुछ साल होंगे जब इक्विटी मार्केट अच्छा करेगा, कुछ साल होंगे जब बॉन्ड मार्केट अच्छा करेगा, और कुछ साल होंगे जब गोल्ड। तो इसीलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में ये तीनों हैं तो आपकी जो राइड है वॉलेटिलिटी मार्केट में कम हो जाएगी और आपका पोर्टफोलियो एक स्टेबल तरीके से आगे बढ़ेगा। इधर अगर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जैसे कि अपन ने डिस्कस किया कि अगर महंगाई को अपन को लॉन्ग टर्म में टैकल करना है तो एक इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होना जरूरी है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, मिस्टर ए और बी, और दोनों को एक कॉर्पस अचीव करना है अराउंड 2 crores का। उन दोनों के पास 20 साल है और दोनों 35 साल के हैं। बट ए ने इक्विटी में सिर्फ 30% अपना पैसा डाला है और ज्यादा पैसे उसने डेट और कैश में रखे हैं। वेरएज मिस्टर बी ने ज्यादा पोर्शन इक्विटीज में डाला है, क्योंकि सिर्फ वो 35 years का है, उसके पास बहुत लंबा समय है पैसे को ग्रो करने का। तो आप देख सकते हैं दोनों के कॉर्पस में कितना डिफरेंस है। ए अपने गोल को नहीं मीट कर पाता और मिस्टर बी मीट कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विटीज ही हम सबको ज्यादा होना चाहिए। वो आपके गोल पे, आपके एज पे, आपके रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। बट इससे आपको समझ आता है कि एसेट एलोकेशन गलत होने से आप अपने गोल्स पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो एसेट एलोकेशन भी सही होना बहुत जरूरी है। तो मार्केट में शब्द चर्चा में रहता है म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। तो अगर किसी बिगिनर को समझना हो कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसको आप बताएं। तो जैसे कि अभी अपन ने बचत की बात की, फिर निवेश की बात की, अब निवेश में भी एसेट एलोकेशन की बात की। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम निवेश करें। अपन स्टॉक मार्केट में लोग बहुत हैं जो डायरेक्ट भी इन्वेस्ट करते हैं, जिनको नॉलेज होता है, जिनके पास समय है, जो जिनके पास एक्सपर्टीज है। बट ज्यादातर लोग आजकल म्यूचुअल फंड्स चूज कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि म्यूचुअल फंड्स की बहुत बेनिफिट्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट पहले मैं व्यूअर्स के लिए एक म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है वो ब्रेक डाउन करना चाहूंगी। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके एक पूल बनाते हैं।
ये जो पूल ऑफ मनी है वो फंड मैनेजर जो है, जो म्यूचुअल फंड के लिए काम करता है, उस पूल ऑफ मनी को डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। वो सिक्योरिटीज इक्विटी भी हो सकती है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और गोल्ड भी हो सकता है। फिर ये जो सिक्योरिटीज हैं ये रिटर्न्स जनरेट करती हैं, और इन रिटर्न्स को फंड मैनेजर या म्यूचुअल फंड वापस इन्वेस्टर को पास ऑन कर देता है आफ्टर डिडक्टिंग सम एक्सपेंस। द एक्सपेंस इज टू रन द म्यूचुअल फंड फॉर देम। सो ये दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स वर्क। अब क्यों ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट कर रहे हैं आजकल, क्यों चूज कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, अगर अपने पास अपना मेन जॉब है तो क्या इन्वेस्टिंग और निवेश वो सेकेंडरी हो जाता है, बैक सीट पे चला जाता है। इससे अच्छा है कि हम एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को या प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना निवेश हैंडल करने के लिए दे दें। अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल मैनेजमेंट और बहुत इसके फायदे हैं। सबसे पहले कि बिल्ट इन डाइवर्सिफिकेशन, इसका मतलब ये है कि आप कम पैसों में ज्यादा स्टॉक्स या ज्यादा बॉन्ड्स का एक्सपोजर ले पाते हैं, जिससे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है। और आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। एसआईपी 500 रुपए से भी होती है, तो आप हर महीने सिर्फ 500 रुपए की भी सेविंग करें तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत लिक्विड होते हैं। आप जब चाहे अपना पैसा रिडीम कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर वेरी लिक्विड और बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। आपको मालूम रहता है आपका पैसा कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हुआ है। और म्यूचुअल फंड्स बहुत वेल रेगुलेटेड हैं। सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है और इन्वेस्टर्स के बारे में सेबी सोचती है, और उसी तरह से वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। सो अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल है। समझिए आपके पास 2,000 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप HDFC के और अगर HDFC स्टॉक का प्राइस 2,344 है, जैसे कि इसमें स्लाइड पे दिख रहा है, तो आप सिर्फ 0.85 शेयर्स खरीद पाएंगे, राइट? या फिर सिमिलरली फॉर इन्फोसिस, तो आप सिर्फ 1.78 शेयर्स खरीद पाएंगे, राइट? अगर आपके पास 2,000 रुपए है तो आप सिर्फ समझो एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे, क्योंकि उतना ही अपने पास है। वही 2,000 रुपए आप अगर म्यूचुअल फंड में डाले तो आपको सिर्फ एक स्टॉक नहीं, उसी 2,000 रुपए से आपको HDFC, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, SBI और बहुत सारी कंपनीज का एक्सपोजर मिल सकता है। इसका मतलब है उस स्मॉल 2,000 रुपीज से आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, कंपेयर टू अगर वो 2,000 रुपए लेके जाए और डायरेक्टली इन्वेस्ट करे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, कि हम SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का इस्तेमाल करें, या हम लंप सम इन्वेस्टमेंट करें। मतलब आज मेरे पास अगर 20,000 रुपए हैं या 40,000 रुपए हैं, क्या मुझे एक साथ म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए? ये दोनों ही तरीके हैं जो सही है, पर इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेबल SIP रहता है। इसका रीजन ये है कि हर मंथ हमें अगर अपना पे चेक आता है आफ्टर एक्सपेंसेस, एक लिमिटेड अमाउंट हमारे पास रहता है, तो हम उसको रेगुलरली SIP कर सकते हैं। बैंक में एक मैंडेट देके कि मेरे 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल हर महीने आप इस म्यूचुअल फंड में डाल दी। तो इससे क्या होता है कि आप रेगुलर इन्वेस्टर बन जाते हैं, क्योंकि हर महीने आपकी सैलरी से कट के बैंक ही SIP कर देता है आपके बिहाफ पे। सेकंड, एक डिसिप्लिन आता है। और थर्ड, और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सुनते होंगे न्यूज चैनल्स पे कि आज मार्केट्स डाउन है या आज अप है, और जब मार्केट्स डाउन है लोगों को लगता है कि हम आज मार्केट में पैसा डालें, पर ये इतना आसान नहीं होता ये करना। तो इसलिए SIP बहुत काम की चीज है कि आपको कोई मार्केट टाइमिंग नहीं करनी है। आपने एक डेट फिक्स कर दी है कि मैं हर महीने के 15 तारीख या हर 3 महीने में इस तारीख पे एक SIP करूंगा। और इससे क्या होता है कि ओवर टाइम आपका जो कॉस्ट है वो एवरेज हो जाता है। हो सकता है जनवरी महीने में आपको थोड़ा मार्केट हाई पे आपका SIP गया, पर हो सकता है फरवरी महीने पे जब आपका SIP गया तब मार्केट लो पे था। तो ओवर टाइम जो कॉस्ट है वो एवरेज आउट हो जाता है, और आपको मार्केट भी टाइम करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो मेरा बस ये कहना होगा कि स्मॉल एंड रेगुलर सेविंग आपको एक बिग आउटकम देगा। जैसे कि आपको वो बचपन की कहानी याद होगी कि एक घड़े में पानी था बट बहुत कम था, बहुत अंदर था, तो कौवा उस तक पहुंच नहीं पाया। तो उसने धीरे धीरे छोटे छोटे पत्थर ला ला के उस घड़े में डाले और धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया एंड वो पानी पी सका। तो हर छोटे पत्थर या हर छोटे एसआईपी की हर महीने की आपकी बचत को आप अंडर एस्टिमेट मत करिए। वो धीरे धीरे बहुत एडअप करेगी और आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें, अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 20 साल तक, और अगर हम अज्यूम करें कि आपका मनी 10% पे कंपाउंड होएगा या ग्रो होगा, तो आपका फाइनल कॉर्पस 7,65,000 के आसपास होगा। वही अगर आप धीरे, आपका जब सैलरी बढ़े ओवर टाइम, आप अपना एसआईपी बढ़ाते हैं और 10,000 रुपए महीना बचत कर पाते हैं, तो 30 साल में समझिए आपके रिटायरमेंट एज तक आपके पास 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉर्पस हो सकता है। तो वो 10,000 रुपए महीना साउंड लगता है बहुत छोटा अमाउंट, बट ओवर द इयर्स जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो 2 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। तो स्मॉल एंड रेगुलर सेविंग को इम्पोर्टेंस दीजिए, अंडर एस्टिमेट मत करिए। यहाँ पे मैं क्विकली डिफरेंट तरह के म्यूचुअल फंड भी बहुत तरह के होते हैं, तो मैं उनके बारे में बात करना चाहूंगी। सबसे पहले होते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड फंड्स। ओपन एंडेड फंड्स मतलब वो आप जब चाहे उनमें पैसा डाल सकते हैं और जब चाहे उनसे रिडीम करके पैसा निकाल सकते हैं। क्लोज एंडेड फंड्स यूजुअली एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खुले रहते हैं जिसमें आप डाल सकते हैं और आप फिर बीच में अपना पैसा नहीं निकाल सकते। मोस्ट इन्वेस्टर्स ओपन एंडेड फंड्स को प्रेफर करते हैं ताकि वो लिक्विडिटी रहे उनके पास, कि उनको जब उनका पैसा चाहिए वो मिल सके। दूसरा तरह का क्लासिफिकेशन होगा एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है वो और उसकी टीम मार्केट्स के बारे में रिसर्च करके आपका पैसा डालती है और कोशिश करती है कि बेंचमार्क्स जैसे सेंसेक्स, निफ्टी और दूसरे हैं उनको बीट करे। पैसिव फंड्स वो होते हैं जिसमें कोई रिसर्च की नहीं जाती फंड मैनेजर की तरफ से, सिर्फ आपका पैसा पैसिवली उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है जो बेंचमार्क के पार्ट है। फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां हैं, मैं आपका पैसा उन्हीं 50 कंपनियों में डिवाइड करके आपका पैसा अगर लगा दूं तो उसे पैसिव इन्वेस्टिंग बोली जाएगी और आपके रिटर्न निफ्टी के बराबर होंगे। दूसरे तरीके फंड्स जो आप समझ सकते हैं वो है ग्रोथ फंड्स, इनकम फंड्स। ग्रोथ फंड्स जैसे कि जो लॉन्ग टर्म आपका मनी ग्रो करेंगे, और इनकम फंड्स जो आपको रेगुलर इनकम देंगे जैसे कि इंटरेस्ट इनकम मिलता है वैसा। जिन फंड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं वो है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स। इक्विटी फंड्स वो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड्स वो गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और एक और कैटेगरी है वो है हाइब्रिड फंड्स। वो इक्विटी मार्केट और बॉन्ड्स दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, एक बैलेंस पोर्टफोलियो, एक एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो आपको देते हैं। और लास्टली लिक्विड फंड्स जिनकी हमने बात की थी इमरजेंसी फंड के लिए, ये बैंक के सेविंग्स अकाउंट का काम करते हैं। आपका मनी यहाँ सेफ रहता है, लिक्विड रहता है और एक बहुत लो रेट ऑफ रिटर्न अर्न करता है बट लो रिस्क के साथ। और फिर बहुत तरह के और अदर फंड्स होते हैं जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स जो सोने में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे आपकी नीड हो आप वो तरह का फंड चूज कर सकते हैं। एक छोटी सी जानकारी चाहते हैं, जैसे ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड की बात हम लोग कर रहे थे, इसमें करने से क्या नुकसान और फायदे दोनों हो सकते हैं? ऐसे नुकसान और फायदा नहीं है, इसमें अपनी नीड के बारे में बात है। अगर मुझे लिक्विडिटी या मेरा मनी ऑन कॉल रेडी चाहिए कि मैं जब चाहूँ विद इन टी प्लस एक सर्टेन 2 to 3 days में मुझे मिल जाए, तो एक ओपन एंडेड फंड्स हम प्रेफर करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड ही होते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स अपना पैसा जब चाहे निकाल सके। क्लोज एंडेड फंड्स बहुत कम हैं और वो एक सर्टेन गोल और ऑब्जेक्टिव के लिए होते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा इन्वेस्टर्स को कि वो ओपन एंडेड फंड्स को ही प्रेफर करें। अच्छा, इसके रिटर्न में भी कोई अंतर होता है फिर? नहीं, वैसा उसमें कुछ वो डिपेंड करेगा कि वो किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अगर ओपन एंड और क्लोज एंडेड दोनों ही इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोनों के रिटर्न इक्विटी फंड जैसे होंगे, इक्विटी मार्केट जैसे होंगे। और वही अगर दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भी रिटर्न सेम होंगे। रिटर्न में ऐसा कोई फर्क नहीं होता, लिक्विडिटी का फर्क है। एक तरह के फंड जिसके बारे में मैं थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूंगी, मल्टी एसेट फंड्स। ये आते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में। क्यों मैं इसके बारे में मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जैसा अपन ने बात की कि एसेट एलोकेशन, कि अपने निवेश को डिफरेंट एसेट्स में या एग्स को डिफरेंट बास्केट में डालना जरूरी होता है। तो ये जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं, ये एक रेडीमेड सोल्यूशन है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो अगर आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करें तो वो आपके पैसे को इक्विटी, डेट, गोल्ड के बीच में डिवाइड करते हैं। तो आपका डिपेंडेंसी कोई भी एक एसेट क्लास पे नहीं रहता, आपको मार्केट्स टाइम करने की जरूरत नहीं है। और ये फंड्स ये कोशिश करते हैं कि बिकॉज वो डाइवर्सिफाइड हैं तो आपको बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं, थोड़ा आपका वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स को कम करने की ये कोशिश करते हैं और एक स्मूथ इन्वेस्टमेंट जर्नी देते हैं। जिन लोगों का बहुत हाई रिस्क एपेटाइट नहीं है ज्यादा इक्विटी लेने का, बट उन्हें इक्विटी की जरूरत है पोर्टफोलियो में, वो ये टाइप के फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम एक क्योंकि लोग को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ठीक है रिटर्न इसमें ज्यादा मिल रहा है बट रिस्क का क्या, तो हमने यहाँ पे एक मैप टाइप बनाया है। अगर आप राइट में देखें तो ये सारे अलग टाइप के इक्विटी फंड्स हैं और हमने इनको मैप किया है बेस्ड ऑन रिटर्न एंड रिस्क। तो अगर आप देखेंगे लार्ज कैप फंड्स फॉर एग्जांपल, जो लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न और रिस्क में समझिए बीच में है। उसके ऊपर आते हैं मिड कैप फंड्स, जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनमें रिटर्न ज्यादा होगा बट रिस्क भी ज्यादा होगा। उनसे ज्यादा हाई है एक सेक्टोरल फंड्स, जो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर। क्योंकि ये और कॉन्सेंट्रेटेड है, इनकी रिटर्न की पोटेंशियल ज्यादा है बट इनका रिस्क भी हाई है। सो इसी तरह से आप डेट साइड पे देखें तो लिक्विड फंड, जैसे मैंने बताया, बैंक की सेविंग्स अकाउंट का काम करते हैं। बिल्कुल लो रिस्क लो रिटर्न, क्योंकि इस मनी पे आपको अपना रिटर्न नहीं बनाना है, इसमें आपको सिर्फ अपने इमरजेंसी फंड्स पार्क करने हैं। तो लो रिस्क लो रिटर्न फंड है। फिर धीरे धीरे डेट पे अगर आप देखें तो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है, शॉर्ट टर्म फंड्स थोड़ा और हायर रिस्क हायर रिटर्न, और लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड्स और हायर रिस्क और हायर रिटर्न। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है आपको उन्हीं तरह के फंड्स लेने चाहिए। अब अगर हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ टर्म्स से थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा, जैसे कि स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ये वो इंफॉर्मेशन रहती है इसमें म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बिल्कुल डिटेल इंफॉर्मेशन। तो इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर पढ़ें। वैसा ही एक की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम होता है, ये थोड़ा शॉर्ट वर्जन है, तो आपको इसमें सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स जरूर पढ़िए बिफोर यू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। फैक्ट शीट भी देखनी चाहिए हर म्यूचुअल फंड स्कीम की, क्योंकि इसमें स्कीम के परफॉर्मेंस के बारे में, उसके पोर्टफोलियो के बारे में सारी डिटेल्स होती है कि ये लोग पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। ये हर मंथ इशू होती है फंड हाउस के द्वारा, और ये पढ़ के आपको फिर फंड कंसिडर करना चाहिए। इसमें दूसरे और इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, जैसे कि कौन आपका फंड मैनेजर है, इस फंड का रिस्क कितना है, इसलिए ये जरूर चेक करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए है जो खुद अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्ट कर रहे हैं और पूरा ट्रांजैक्शन जो है इन्वेस्टिंग या रिडेम्पशन का खुद कर रहे हैं, उनके लिए वो सूटेबल रहेगा। रेगुलर प्लान उन लोगों के लिए है जो अपने म्यूचुअल फंड एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या कोई एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो रेगुलर प्लान ले सकते हैं।
दोनों में ये डिफरेंस है कि डायरेक्ट प्लान में आपको कोई एडवाइस या कोई असिस्टेंस नहीं है, आपको खुद ट्रांजैक्ट करना है। रेगुलर प्लान में ऑफ कोर्स यू हैव हेल्प एंड एडवाइस ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर, बट डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का वो कम रहता है, वेर एज रेगुलर प्लान में थोड़ा ज्यादा रहता है, तो उतना डिफरेंस इन रिटर्न्स रहता है। अब कैसे इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड स्कीम में? आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, फिजिकल एप्लीकेशन डाल के, जो आपको म्यूचुअल फंड के सर्विस सेंटर में या फिर कैम्स कार्वी जैसे रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा, या फिर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाके। दूसरे और प्लेटफॉर्म्स भी है जैसे एनएससी और बीएससी के स्टार म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स, वहां से भी आप ऑनलाइन मोड में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आपको विड्रॉ करना है वैसे ही ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एक फॉर्म भर के और सबमिट करके, या आप ऑनलाइन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से। आप फुल अमाउंट भी विड्रॉ कर सकते हैं या फिर पार्शियल अमाउंट, जैसा आपकी नीड हो। परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करें? सो ये याद रखिए कि म्यूचुअल फंड जो है, हर फंड वो एक बेंचमार्क से अपने परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। उसकी कोशिश ये रहती है कि वो उस बेंचमार्क को मीट करे या फिर बीट करे। तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस उसके बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन फैक्ट में भी रहती है। और आपको उसका रिस्क भी देखना चाहिए। रिस्कोमीटर प्रोवाइड करता है हर म्यूचुअल फंड, कि आपको पता चले कि उस फंड ने रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है और आप उस रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर यू चूज अ म्यूचुअल फंड। एक चीज टर्म जो आप सुनेंगे बहुत अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। ये कुछ नहीं है, ये जो म्यूचुअल फंड है उसने जिन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है उसकी मार्केट वैल्यू होती है। उसमें से अगर कोई भी खर्चे होते हैं या लाइबिलिटीज होती है, उसे डिडक्ट किया जाता है, और फिर जितने भी यूनिट्स हैं जो अपन ने जैसे अपने जैसे इन्वेस्टर्स को वो लोग ने इशू की है, उससे डिवाइड किया जाता है। तो बेसिकली इट इज लाइक प्राइस पर यूनिट फॉर द म्यूचुअल फंड, एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी बेसिस पे अगर समझिए आप आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको NAV वो ही आपका प्राइस होगा पर यूनिट, और आप रिडीम भी करते हैं तो उसी प्राइस पे आपको रिडेम्पशन मिलेगा। म्यूचुअल फंड की जो NAVs है वो AMFI वेबसाइट पे और म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे रोज पब्लिश होती है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, एक रिस्कोमीटर करके एक प्रोडक्ट लेबलिंग भी सेबी ने म्यूचुअल फंड से करवाई है, जिससे आपको पता चल सकता है कि फंड कितना रिस्क ले रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्लाइड पे, वेरी हाई, हाई, मॉडरेट, लो। तो जिस लेवल ऑफ रिस्क से आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी तरह के स्कीम्स चूज करें। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो है नॉमिनेशन। जैसे अपने कोई भी एसेट को आप अगर चाहें कि आपको आपको अगर कुछ हो जाता है तो आपके एयर्स को वो एसेट्स इजीली मिले, उसके लिए ये प्रोसेस है नॉमिनेशन, जिसमें आप एक पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स को उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। तो ये करना बहुत जरूरी है। जब आप अपना इनिशियल परचेज करें म्यूचुअल फंड का, आप तभी अपना एक नॉमिनी, इट कुड बी योर फैमिली मेंबर और एनीबडी एल्स, उनको आप जरूर नॉमिनेट करें। और अगर आपकी कोई म्यूचुअल फंड से कोई कंप्लेंट हो तो हर म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर होता है, उनकी डिटेल्स वेबसाइट पे होती है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वहां पे आपको हेल्प नहीं मिले तो आप सेबी के कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, जिसका नाम स्कोर्स है, उसको भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू गजल जी, बहुत आसान शब्दों में आपने पूरी बात बताई कि कैसे एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे से जुड़े कुछ सवाल हैं। जैसे आपने एक स्ट्रेटजी होती है एसेट एलोकेशन की 12-20-80 की, 12 लिक्विड होना चाहिए, 20 गोल्ड होना चाहिए, 80 में इक्विटी होना चाहिए। जो 12 की बात कर रहे हैं हम लोग लिक्विड की, तो ये लिक्विड कैसे रख सकते हैं, किस फॉर्म में आदमी को ज्यादा करना चाहिए? ये वो कैश के अमाउंट में हो सकता है, सेविंग अकाउंट में हो सकता है, या किस रूप में इसको कर सकते हैं?
12 महीने की जो सैलरी कमाई को? बिल्कुल। दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। इमरजेंसी फंड है ये, तो इसमें हम रिटर्न अर्न करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और हमें रिस्क बिल्कुल लो चाहिए, क्योंकि ये मेरा बैकअप मनी है, जब जो किसी भी हालत में मेरे पास अवेलेबल होना चाहिए जब मुझे इसकी जरूरत पड़े। तो जब आपको मालूम है कि आपको रिटर्न नहीं चाहिए और रिस्क नहीं लेना, तो आपके पास दो तीन ऑप्शन रहते हैं। आप चाहे तो कैश में रख सकते हैं अपने पास, बट उससे बेटर रहता है सेविंग्स अकाउंट बैंक का, या फिर म्यूचुअल फंड की लिक्विड फंड्स, क्योंकि ये आपको कुछ थोड़ा रिटर्न देंगे, चाहे कम और कम रिस्क के साथ। तो दैट इज बेटर देन कीपिंग इन कैश। तो आई वुड से अगर इमरजेंसी फंड है तो बैंक सेविंग्स अकाउंट एंड लिक्विड फंड, ये दो बेस्ट तरीके रहेंगे अपने इमरजेंसी फंड्स को पार्क करने के लिए। जो आपने म्यूचुअल फंड का लिक्विड फंड कहा, इसमें अगर हमको इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी आसानी से ये विड्रॉल हो सकता है इमरजेंसी में? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल आसानी से 1 डे में आपको अपना लिक्विडिटी मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा, आप ऑफलाइन भी रिडेम्पशन फॉर्म भर के डाल सकते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालें, तो आपके बैंक अकाउंट में वो मनी क्रेडिट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे पास कैश रखा है उस कैश से ही कुछ ना कुछ इससे फायदा होगा, रिटर्न मिलेगा। एक एवरेज रिटर्न क्या होता होगा इसमें? क्या रिटर्न रहेगा? हाँ, एक एवरेज। ये थोड़ा वेरी करता है, यूजुअली अराउंड 3 to 4% सेविंग्स अकाउंट से मैचिंग। अभी के टाइम में थोड़ा ऊपर हो रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जैसे हम जानते हैं इंक्रीज हुई है, तो अराउंड 5-6% लिक्विड फंड्स दे रहे हैं आज के टाइम में। जो आपने बात की थी सेविंग की, कि उसके एक फॉर्मूला बताया था कि हम जो हमारी इनकम है उस इनकम से जो हमने सेविंग करनी है उसको माइनस करके जो बचे उसको एक्सपेंस करना चाहिए। जी। अब जब सेविंग है, ये सेविंग पूरी इनकम का लगभग कितना पार्ट होना चाहिए, और कैसे हम अपने डेली की रूटीन लाइफ में इसको मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर मैं देना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो जब हम सुनते हैं कि अच्छा 30% सेव करना है, तो लोग बहुत प्रेशर फील करते हैं और फिर इसको अवॉइड ही कर देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो कंफर्टेबल हो शुरुआत में, चाहे 10% हो, 5% हो, 15% हो, आप उससे स्टार्ट करें। जैसे आपकी सैलरी बढ़े तो आप उसे धीरे धीरे इंक्रीमेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। और सेकंड, आपने कहा कैसे ये करें कि पहले हम बचत करें और फिर एक्सपेंसेस। तो इसके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी कि बजटिंग इन्वेस्टर्स को ट्राई करना चाहिए। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अब स्कूल में और कॉलेज में अपन ने सबने सीखा, अकाउंट्स, इनकम, एक्सपेंसेस अपने मंथली आप उसे ट्रैक करें, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कौन से एक्सपेंसेस नेसेसरी हैं, कौन से डिस्क्रिशनरी या अननेसेसरी हैं, अवॉइडेबल है। तो धीरे धीरे अगर आप 1-2-3 महीने अपने एक्सपेंसेस और इनकम को डिलीजेंटली ट्रैक करें, एक एक पैसे तक, तो विद इन 3-4 मंथ्स आपको खुद दिखेगा कि ठीक है, ये एरिया है जहां मैं बचत ज्यादा कर सकता हूँ, या ये एक्सपेंस कम कर सकता हूँ और इसको अपने इन्वेस्टमेंट में डाइवर्ट कर सकता हूँ। तो बजटिंग मेरे हिसाब से एक तरीका है टू गेट स्टार्टेड ऑन दिस। जो 5 स्टेज आपने बताई थी उसमें से एक थे गोल सेट करना। जब कोई अगर बिगिनर है या उसने नई जॉब शुरू की है, उसको अपनी लाइफ में कुछ गोल सेट करने हैं, तो गोल सेट करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो गोल्स हर इंसान के अलग हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, बट जो मेन गोल्स जो हम सब लोगों के होते हैं, वो ऑफ कोर्स होता है एक घर खरीदना, आजकल यंगस्टर्स का हो सकता है ट्रैवल करना, अर्ली रिटायर होना, बच्चे हैं तो बच्चे की पढ़ाई, बच्चों की शादी, गाड़ी खरीदना, चैरिटी करना। मतलब गोल्स तो बहुत हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग ऑन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उसे प्रायोरिटाइज करें। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि कितना टाइम है उस गोल को मुझे अचीव करने को, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ आपका निवेश होना पड़ेगा लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि मैंने कहा, इन्फ्लेशन आ जाएगा पिक्चर में, महंगाई बढ़ेगी हर साल, तो इक्विटी में इन्वेस्ट करें। ज्यादा समय नहीं है, शॉर्ट टर्म, जैसे कोई गाड़ी खरीदनी हो 1-2 साल में, तो आप उसको डेट फंड्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते इक्विटी में डाल के। और अगर कोई 8 महीने बाद का खर्चा हो, जैसे वेकेशन, तो लिक्विड फंड में डालें। तो आई थिंक पर्सनल गोल्स पहले डिफाइन करें, उनको एक टाइमलाइन दें, और बेस्ड ऑन द टाइम फिर आप डिसाइड करें हमें कौन से एसेट में, कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड में डालना है।
थैंक यू। वैसे मार्केट में बहुत से ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट के, और उसको चूज करना एक बड़ा समझदारी का फैसला होता है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फैसला होता है समझदारी का, अपने लिए सही फंड मैनेजर चुनना। आप खुद भी एक फंड मैनेजर हैं, तो किसी बिगिनर को, किसी इन्वेस्टर को एक फंड मैनेजर का चुनाव कैसे करना चाहिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से फंड मैनेजर का अगर आपको जज करना है तो आपको बस उसके फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखना है कि वो कितने समय से उस फंड के साथ है और उस समय से फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है। दैट इज द बेस्ट वे टू जज, आई वुड से। और उसके अलावा सिर्फ फंड मैनेजर नहीं, दूसरी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक फंड सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा फंड हाउस है, फंड हाउस की क्या फिलॉसफी है, वो कैसे, उनका गवर्नेंस क्या है, वो किस तरह से अपनी स्कीम्स रन करते हैं, स्कीम की एक्सपेंस रेशियो क्या है। ज्यादा हाई एक्सपेंस रेशियो भी आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो आप ही के रिटर्न्स को ईट कर लेता है। तो एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान रखिए। फिर ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न देने के लिए। ये सारी चीजें, इसको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बोलते हैं। तो ये हैं 5-7 न्यूआंस चीजें जिनको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर चूजिंग अ फंड अपार्ट फ्रॉम फंड मैनेजर। अ, ये जो सारी जानकारी है, फंड मैनेजर हो या फंड मैनेजमेंट कंपनी हो, इसके बारे में अगर लेना हो तो ये जानकारी कहाँ पर उपलब्ध होती है लोगों को, तो कैसे पता कर सकता है? बिल्कुल, तो ऑनलाइन तो आजकल सब अवेलेबल हैं। आप हर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में सेबी या एम्फी के वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। फिर बहुत सारे पोर्टल्स हैं, चाहे वो मॉर्निंग स्टार, मनी कंट्रोल, वैल्यू रिसर्च, आप कोई भी इन पोर्टल्स की हेल्प ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में दो आपने भी बताए, एक एसआईपी, एक लमसम। अगर दोनों में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो किस इंसान के लिए कौन सा सही होता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। करेक्ट। अगर किसी की इनकम रेगुलर सैलरी है तो उसके लिए एसआईपी इज प्रेफरेबल, क्योंकि आप मार्केट्स को टाइम नहीं करना पड़ेगा और ऐसा भी नहीं होगा कि आपने सारा पैसा मार्केट हाई पे लगा दिया। आपका एक जो परचेजिंग है बिल्कुल एवरेज आउट हो जाएगी। तो रेगुलर इनकम लोगों के लिए तो मैं एसआईपी ही सही समझती हूँ। लमसम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी एक लमसम अर्निंग होती है, चाहे शायद वो बिजनेस में हो, जिनकी इरेगुलर इनकम है और वो लमसम में एक लॉट में आती है। बट उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पूरा एक साथ नहीं डालने के बजाय आप उसको ओवर टाइम थोड़ा स्टैगर करें, 3-4 महीने या 3-4 लॉट्स में उसको डिवाइड करें, क्योंकि वो हमेशा बेटर रहता है लमसम इन्वेस्टमेंट करने से। थैंक यू। म्यूचुअल फंड या फिर डायरेक्ट इक्विटी, इनमें से कौन सा बेटर ऑप्शन होता ये दोनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, बट ये डिपेंड करेंगे इन्वेस्टर की नॉलेज पे, उसके पास कितना टाइम है अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करने को। बट ज्यादातर लोग, जैसे कि मैंने कहा, आजकल म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके रीजंस हमने डिस्कस किए। सबसे पहले एक प्रोफेशनल मैनेजर जो रिसर्च करके आपका पैसा मार्केट्स में लगाएगा, बेटर देन आप जो कर पाते, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और उनका काम ही ये है कि वो आपका पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करें। और छोटी सी फीस लेंगे उसके लिए, बट अगर एंड रिजल्ट अच्छा है तो व्हाई नॉट। और उसके अलावा, जैसे कि मैंने बात किया कि आप कम अमाउंट में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन अगर चाहें तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा तरीका है। रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है, जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक धीरे धीरे प्रेफरेबल लोगों का व्हीकल हो रहा है निवेश के लिए, स्पेशली जिनके पास खुद का नॉलेज, टाइम, एक्सपर्टीज नहीं है मार्केट को स्टडी करने का और रिसर्च करने का। है? जो प्रेजेंट टाइम का मार्केट है, अगर इस मार्केट की बात करें तो एसेट एलोकेशन इसमें कैसे सही काम कर रहा है? इस तरह का कि मार्केट में एक्चुअली 2023 में तो एसेट एलोकेशन बहुत काम आएगा लोगों को। रीजन ये है कि बहुत ही अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट्स में, जैसे कि आप जानते हैं। एक तरफ रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है जिससे एक कमोडिटी मार्केट्स में बहुत अप एंड डाउन हो रहा है। एक सॉर्ट ऑफ रिस्क अवर्जन है इन्वेस्टर्स में।
फिर इन्फ्लेशन इतना बढ़ा हुआ है ग्लोबली कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई है, आरबीआई ने भी बढ़ाई है। तो इतनी चीजें, इतने मूविंग पार्ट्स हैं और अभी मार्केट बहुत अनसर्टेन है। कोई भी सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता कि ये एसेट क्लास अच्छा करेगा। तो अभी इस मार्केट में 23 में एक वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स में भी। तो उस समय में एसेट एलोकेशन क्यों काम आएगा, क्योंकि जब इक्विटी मार्केट्स अप एंड डाउन होते हैं तो दूसरे एसेट क्लास जैसे कि गोल्ड वो अच्छा करते हैं, तो वो एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको देते हैं। तो आपके अगर 100 रुपए इक्विटी मार्केट में हो और वो मार्केट 30% नीचे गिरे तो आपके 100 के सिर्फ 70 रह जाते हैं। वही अगर 100 में से 80 इक्विटी में हो और 20 रुपए आपने गोल्ड में डाले हो और गोल्ड उस समय अच्छा करता है, तो आप 30 लूज नहीं करेंगे, आप अराउंड 20 या 15 लूज करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो डाउनसाइड रिस्क है उसको ये मैनेज कर सकता है अगर आप एसेट एलोकेशन करें और अलग तरह के एसेट से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। वैसे तो जब शेयर मार्केट की बात होती है, म्यूचुअल फंड की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो काफी लोगों को बहुत ये टर्म बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, सोचते कैसे होगा क्या होगा, कई डाउट होते हैं। लेकिन जैसे आपने आसान शब्दों में सब समझाया है, हो सकता है बहुत से लोग उसके लिए तैयार भी हो। लेकिन अगर कोई बिगिनर अपना माइंड मेकअप करता है कि उसे इन्वेस्टमेंट करना है, हम्म। तो उस समय एक बिगिनर को उसके मन में क्या क्या ख्याल होने चाहिए, किस किस चीज का ध्यान रखना चाहिए अगर वो मार्केट में उतर रहा है? अम, तो अगर वो बिगिनर है जिसका न्यू जॉब लगा है, वो यंग है, तो उसके सारे गोल्स मेरे हिसाब से बहुत दूर रहेंगे। तो उसके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है, ये हम कह सकते हैं। बट उसकी रिस्क एपेटाइट क्या है वो उसे खुद डिसाइड करना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप ज्यादा इक्विटी फंड्स में अपना पैसा डाल सकते हैं क्योंकि वो आइडियल है। तो आपका समय बहुत लंबा है, आपकी गोल्स बहुत दूर है, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हो जाती है एंड इक्विटी मार्केट वेल्थ जनरेट करता है। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है और आप ज्यादा पैसे इक्विटी में नहीं डालना चाहते, तो आप हाइब्रिड फंड्स जैसे कि मल्टी एसेट फंड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसमें इक्विटी का भी एलोकेशन होगा और उसके साथ साथ दूसरे फंड्स भी होंगे, ताकि आप ज्यादा अनड्यू रिस्क नहीं लें। तो अगर जैसे कि आपने पूछा क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए फॉर अ न्यू इन्वेस्टर, वही चीजें, गोल्स क्या है, गोल्स कितने दूर हैं, और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, ये 3 चीजें। थैंक यू। अभी आप बात करी थी गोल्ड की कि 20% कहीं ना कहीं हमें गोल्ड पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। गोल्ड के किस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट सही रहता है? गोल्ड के भी कई फॉर्म होते हैं, कुछ लोग ईटीएफ में करते हैं, कुछ लोग फिजिकल फॉर्म में भी ले लेते हैं। तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या है? गोल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट क्लास है। ये हमें लोगों को बोलना नहीं पड़ता कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपन इंडिया कल्चरली सोशली अपन सब करते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्वेलरी खरीदना या फिजिकल गोल्ड खरीदना, इसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, इसे हम कंजम्पशन बोल सकते हैं, जिसको आपने खरीदा है पहनने के लिए, गिफ्टिंग के लिए। अगर आपको निवेश करना है तो आपको दूसरे फॉर्म्स जो एफिशिएंट हैं, जैसे कि गोल्ड ईटीएफ्स या गोल्ड म्यूचुअल फंड्स आपको कंसिडर करने चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों। फिजिकल गोल्ड में बहुत तरह के इश्यूज हैं। नंबर 1, प्योरिटी, उसका एक कंसर्न रहता है कि ये रियली प्योर है कि नहीं, राइट। दूसरा, प्राइस एफिशिएंसी, जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो आप उस पर प्रीमियम देते हैं, रिटेलर को मार्जिन देते हैं, और वही सोना अगर आप 5 मिनट बाद बेचने जाते हैं तो आपकी बायबैक वैल्यू कम रहती है, अपन ये सब जानते हैं। इसको आप कॉन्ट्रास्ट करें गोल्ड ईटीएफ में। अगर आपने इस समय गोल्ड ईटीएफ खरीदा और अगले मिनट ही आप उसे बेचते हैं तो आपको सेम प्राइस मिलता है। तो कोई रिटेलर की मार्जिन नहीं है, कोई प्रीमियम्स नहीं है। तो ये सब है जो छोटी चीजें हैं, ये एक्चुअली आपकी रिटर्न को ऐड करती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि निवेश के लिए ये कंसिडर करना चाहिए जिसमें प्योरिटी, प्राइस एफिशिएंसी बेटर है। और कंजम्पशन के लिए जो अपन सब करते ही हैं, उसके लिए फिजिकल गोल्ड इज टू बी यूज्ड। जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड या कोई भी, तो एक बार माइंड में आता है कि टैक्स सेविंग है कि नहीं है। हम्म। लोग कई बार इसको लोग टैक्स के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब इसका रिटर्न मिलता है उसमें भी टैक्स का कोई प्रावधान होता है। तो टैक्स कितना होता है, कैसे उससे कितना फायदेमंद होता है आप लोग के लिए?
तो डिफरेंट एसेट क्लासेस के डिफरेंट टैक्सेशन है। गोल्ड के लिए और डेट के लिए अगर आप 3 इयर्स तक उसको होल्ड करते हैं म्यूचुअल फंड को, जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स है या डेट म्यूचुअल फंड्स है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है 20% विथ इंडेक्सेशन बेनिफिट। अगर आप 3 इयर्स के पहले उसे बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा आपको, और वो आपकी मार्जिनल टैक्स रेट पे लगेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड 1 ईयर है, तो अगर आप 1 ईयर से ज्यादा उसे होल्ड करते हैं तो आपको 10% टैक्स देना है। एग्जेम्पशन 1 लाख का है उसमें। और अगर आप 1 ईयर से कम में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं तो आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। जब शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं। कई बार जब मार्केट डाउन होता है तो लोग घबरा जाते हैं और अपने मनी को विड्रॉल करने की कोशिश करने लगते हैं, मार्केट से पैसा हटाने लगते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? वो सही समय होता है इन्वेस्ट करने का, या फिर अगर उनके पास नहीं लेने की क्षमता है तो उनको विड्रॉ करना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए, इस चीज के लिए ये एक्चुअली बोलना आसान है, करना टफ है। बट राइट चीज ये है, जो आप ये मंत्रा सारे इन्वेस्टर्स को दिमाग में बिठा लेना चाहिए, वो है बाय लो सेल हाई। मतलब जब मार्केट गिरे तब आपको खरीदना है। क्यों? क्योंकि आपको वही चीज सस्ते में मिल रही है। और जब मार्केट ऊपर जाए तब नहीं खरीदना है, वो तब आपको बेचना है, अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, क्योंकि आपकी चीज जो आपने सस्ते में खरीदी थी अब ऊपर गई है, तब आप बेचोगे। तो ये कॉमन सेंस है जो हम दूसरी चीजों में कर लेते हैं। कोई भी और दूसरा आइटम, जैसे सोने का प्राइस गिरेगा तो हम उस टाइम खरीदते हैं, और जब बढ़ता है तो हम बेच देते हैं। बट इक्विटी मार्केट में पता नहीं क्यों ये थोड़ा हमने देखा इन्वेस्टर्स स्ट्रगल करते हैं। तो सिंपल 4 वर्ड्स, ये मंत्रा, बाय लो सेल हाई, ये याद रखिए। हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। कई बार म्यूचुअल फंड भी कहता है कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बहुत से रिस्क होते हैं। अगर इन रिस्क के लिए हम पहले से तैयार रहें तो शायद वो रिस्क हमारे लिए फैक्टर नहीं करेंगे। तो किस तरह से हम खुद को तैयार कर सकते हैं इस रिस्क के लिए? देखिए, इसमें मैं जब भी मुझे कोई ये सवाल पूछता है, मैं ये कहती हूँ कि हम सोचते हैं कि हमने इक्विटी मार्केट में पैसा डाला और मार्केट गिर गया तो वो मेरा रिस्क है। पर मेरे हिसाब से बड़ा रिस्क ये है कि आपने अपने पैसे, समझिए, बैंक अकाउंट में रखे, और 30 साल बाद, जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया, आपने बैंक अकाउंट में रखे और वो पैसा ग्रो ही नहीं हुआ आपके गोल्स को मीट करने के लिए, वो पैसा महंगाई के साथ आगे नहीं बढ़ा, तो वो ज्यादा बड़ा रिस्क है। क्योंकि आप इमेजिन करिए, आप 60 इयर्स के हैं, आपको समझिए 2 करोड़ रुपए की जरूरत है अपना लाइफ चलाने के लिए, और आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 1 करोड़ है। क्यों? क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्ट किया जिसमें लो रिस्क है। तो वो बड़ा रिस्क नहीं हुआ कि आपके पास पैसे कम पड़ गए। तो रिस्क का डेफिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बट ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना इज रिस्की। शॉर्ट टर्म में आपका कैपिटल लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स अप एंड डाउन जाते हैं। पर हमने ये देखा है कि ओवर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, 7 इयर्स, 10 इयर्स एंड लॉन्गर, चांसेस ऑफ लूजिंग मनी इन इक्विटी मार्केट ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। तो इक्विटी मार्केट में अगर आपको अपना रिस्क कम करना है तो लॉन्ग टर्म होराइजन ही रखें। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक शब्द होता है पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे तैयार किया जाता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है? पोर्टफोलियो को आप बस जैसे एक खाने की प्लेट है, जिसमें दाल भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है, चावल भी है। ये अपना खाने की प्लेट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी। तो वैसा ही एक इन्वेस्टमेंट का प्लेट होता है, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें अलग एसेट्स, अलग स्टॉक्स, फॉर एग्जांपल गोल्ड भी है, इक्विटी भी है, बॉन्ड्स भी है, लिक्विड फंड भी है, आपका सेविंग्स अकाउंट भी है। तो इन सारे एलिमेंट से जो प्लेट बनती है आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लेट, उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अ, आपने बहुत अच्छी तरह से सारे सवालों के जवाब दिए और अच्छी जानकारी दी। चलते चलते एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे कि एक इन्वेस्टर लाइफ में क्या क्या छोटी छोटी गलतियां वो कर देता है जो उसको नुकसान पहुंचाती है? तो आप अगर कोई एडवाइस देना चाहें कुछ ऐसी गलतियों की जिससे उसे बचना चाहिए एक इन्वेस्टर को। सबसे कॉमन जो मैंने देखा है कि लोग बहुत देर तक वेट करते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। हो सकता है इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि 500 रुपये कुछ नहीं है, या 2000 रुपये कुछ नहीं है। बट
एवरी पेनी काउंट्स। एंड जैसे कि मैंने कहा कि आप जितना जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा और उतना आपका कॉपस आगे जाके बढ़ सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि वो वेट करते हैं कि अभी शुरू करेंगे, जब बेटर सैलरी आएगी बाद में शुरू करेंगे। और दूसरा ये कि लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते हैं। हम लोग फिक्स डिपॉजिट्स इंडिया का सबसे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे पैसा रखते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखना चाहिए। सम अमाउंट शुड बी केप्ट इन बैंक फिक्स डिपॉजिट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस एंड आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी। बट इन्फ्लेशन को मत भूलिए कि महंगाई हर साल आपके पैसे को खा रही है। तो बहुत जरूरी है कि आप जहां भी निवेश करें वो एटलीस्ट महंगाई को बीट करे। अगर महंगाई 6% है और फिक्स डिपॉजिट आपको 7% दे रही है तो आप फिक्स डिपॉजिट में रखिए, नो प्रॉब्लम। बट अगर महंगाई 7, 8, 9% है तो जरूरी है कि आपके निवेश उस महंगाई को बीट करें, नहीं तो आप रियल रिटर्न्स में मनी एक्चुअली खो रहे हैं। तो ये दो गलतियां आई थिंक लोग इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि वो नहीं ये करें। निश्चित ही बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। आपने बताया कि किस तरह निवेश करना चाहिए, कहाँ पर अच्छा निवेश कर सकते हैं हम लोग। आपने बताया कि कैसे गोल सेट करने चाहिए, कैसे उस फॉर्मूले से हटना चाहिए कि इनकम करने के बाद जो भी हमारे एक्सपेंस होते हैं उससे जो बचे वो सेविंग करें, बल्कि सेविंग पहले ही डिसाइड करें, उसके बाद अपने एक्सपेंसेस करें। आपने बताया कि किस तरह से फंड मैनेजर का रोल होता है और जो 12, 20, 80 का फार्मूला होता है, 12% जो हमारी लिक्विड है वो कैसे मैनेज करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे व्यूवर्स को ये सारे डाउट्स दूर हुए होंगे। फिर भी अगर किसी के पास कोई डाउट है तो हमको लिखकर भेज सकता है, हम अपने एक्सपर्ट से वो सारे डाउट एक बार फिर से क्लियर करेंगे हमारे अपने न्यूज़पेपर के थ्रू। उन सारे डाउट्स को आपके सामने लाएंगे, उनके साथ सबके जवाबों को मिलेंगे। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस शो में शामिल हुए और आपने सारे फाइनेंशियल डाउट्स दूर किए लोगों के। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।